अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, या आप इसे कह सकते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बेसिकली अक्सर औकात ऐसा होता है कि एक फील्ड ऑफ स्टडी, एक फील्ड ऑफ नॉलेज जब बनता है या दुनिया में इवॉल्व करता है या कुछ इस तरह का सिचुएशन होती है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है, प्रॉब्लम ये होती है कि एक वक्त पर आकर वो उस फील्ड के बाउंड्रीज जो होती हैं, जो उस फील्ड को डिफाइन कर रही होती हैं, ये बाउंड्रीज हैं किसी एक फील्ड की, उसको डिफाइन कर रही हैं। एक वक्त आता है कि ये बाउंड्रीज किसी दूसरे फील्ड की बाउंड्रीज के साथ मर्ज कर रही होती हैं। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स उसमें आ जाते हैं जिसमें हम दूसरी फील्ड का नॉलेज भी इन्वॉल्व करना पड़ता है उन टॉपिक्स को समझने के लिए। जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो फिर हम उन दो फील्ड्स को मर्ज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये मैं रिवर्स एग्जांपल देने लगा हूं। हम लोग जुआलॉजी और बॉटनी दोनों को मर्ज करते हैं तो हमें बायोलॉजी मिलती है। ठीक है, ये एक रिवर्स एग्जांपल है, लेकिन असूली तौर पर हमें क्या करना चाहिए? फर्ज करें किसी कोई ऐसी फील्ड है, जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं ना, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या है? जहां पे सोशल फिनोमिनाज भी इन्वॉल्व हों और पॉलिटिकल फिनोमिनाज भी इन्वॉल्व हों। सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कौन से होते हैं? जहां पे सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक इश्यूज दोनों मर्ज कर रहे हों, इकट्ठे हो रहे हों। इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मर्जर है। वो डोमेन्स, वो आइडियाज, वो टॉपिक्स जिनको पढ़ने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को भी समझना पड़े और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझना पड़े। सॉरी, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स तो ऑलमोस्ट सेम हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना पड़े और साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमी को भी समझना पड़े। जब ये दो चीजें मर्ज हो जाएंगी, किसी टॉपिक को समझने के लिए दोनों को पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक नया फील्ड बन जाएगा। वो नया फील्ड क्या होगा? इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, जिसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है। ये अक्सर फील्ड्स के साथ, फील्ड्स ऑफ नॉलेज के साथ ये काम होता है। अब ये जो कंटिन्यूअस ब्रेकडाउन होता गया डिसिप्लिनरी बाउंड्रीज का बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, अब इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स दो डिफरेंट, आप उसे कह लें, स्फेयर्स के अंदर इनका ब्रेकडाउन हुआ। कौन कौन से? एक होते हैं डोमेस्टिक स्फेयर्स। डोमेस्टिक स्फेयर्स क्या है? पाकिस्तान के अंदर के हालात। वहां पे भी आपकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक दूसरे के साथ बहुत रिलेटेड हैं। इसको आप सिंपल पॉलिटिकल इकोनॉमी कह सकते हैं, जहां पे आपने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों के रवैये पढ़ने होते हैं। और जब यही सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पर चला जाएगा, डिफरेंट ममालिक के बीच में चला जाएगा, उस वक्त आप इसे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कहेंगे। आज के दौर में the most important topics, the most pressing problems, the most immediate problems, the most interesting problems वो हैं जिनको समझने के लिए हमें मल्टी डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिन या ट्रांस डिसिप्लिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है उन चीजों को। मतलब एक आइडिया है, उसको समझने के लिए, जैसे मैं अक्सर आप लोगों को अगर कोई टॉपिक देता हूं ऐसे लिखने के लिए, आपको उसमें एक फील्ड ऑफ नॉलेज भी एक्सप्लोर करना पड़ता है। मैंने एक टॉपिक दिया था, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, आर चाइना एंड अमेरिका मूविंग टुवर्ड्स अ वॉर। अब पहले आपको थ्यूसिडाइड्स ट्रैप पढ़ना पड़ा कि वो क्या होता है, फिर आपको यह पढ़ना पड़ा उसका चाइना और अमेरिका के साथ अभी क्या रिलेशन है, फिर तीसरी चीज ये पढ़नी पड़ी कि ये तीनों जंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और इन तीनों को मर्ज करके आपको देखना पड़ा कि वो आपने अपना सोल्यूशन आपको देना पड़ा। अब ये हुआ क्या? मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें आपने देखी, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी देखी, फॉरेन पॉलिसी की भी देखी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ही नीचे आ जाता है। इकोनॉमी भी आप इसमें देखेंगे, आप इसमें कल्चर देखेंगे, आप इसमें उनकी डिवीजन्स देखेंगे, आप उन आइडियोलॉजीज देखेंगे। काफी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बेसिक्स अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फिर आप इस टॉपिक के ऊपर लिख सकेंगे। तो बेसिकली जर्नली अगर मैं कहूं कि मैं अभी तक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है क्या,
तो बेसिकली मर्जर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब या आपको इसकी मेन समझ आ गई कि ये होता क्या है? मतलब मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को साथ लेकर चलूं ताकि आप लोग कहीं पीछे ना रह जाए और मैं आगे पढ़ाता रहूं। यहां तक समझ आ रही है? एक एक कमेंट कर दीजिए आप लोगों को अगर समझ आ गई है तो। जितनी देर में आप लोगों के कमेंट आते हैं इतनी देर में मुझे नींद आ जाती है। चलें, ठीक हो गया। आपको इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी होता क्या है वो बेसिक समझ आ गया। हाँ, थोड़ी बहुत ही आएगी क्योंकि आगे मैं जाके इनको एक्सप्लेन करूंगा इन चीजों को, तो आपके लिए ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब आप ये इमेजिन नहीं कर सकते दुनिया में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को पढ़े बगैर आप दुनिया को पढ़ सकें। दैट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। म्यूचुअल इंटरेक्शन जो है ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ये इतना ज्यादा हो चुका है, ये इतना ज्यादा दोनों फील्ड्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनके ऊपर रिसर्च करना, सेपरेटली रिसर्च करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे होते हैं जिनके पॉलिटिकल डिसीजंस क्लियरली इफेक्ट करते हैं उनकी इकोनॉमी को, उनके पॉलिटिकल डिसीजंस क्लियरली इफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल इकोनॉमी को, एंड वाइस वर्सा। समटाइम्स वो पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं जिसके इकोनॉमिक रिपरकशंस होते हैं डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली भी, और समटाइम्स वो इकोनॉमिक मेजर्स लेते हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो कुछ मेजर्स लेते हैं जिसके पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं। आपने इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ईरान के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की, लेकिन ईरान के ऊपर चूंकि पाबंदियां लगी हुई थी तो आपके ऊपर पॉलिटिकल रिपरकशंस आएंगे, इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, पॉलिटिकली आपको प्रेशराइज करने की कोशिश करेगी। हालांकि आपका डिसीजन इकोनॉमिक डिसीजन था, आप अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए ट्रेड करने जा रहे थे उसके साथ, लेकिन रिपरकशंस क्या हुई? पॉलिटिकल। इसी तरह आपका एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है। पॉलिटिकल डिसीजन क्या हो सकता है? लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपका पॉलिटिकल डिसीजन है, अल्लाह ना करे कभी भी हो, कि आप इजराइल को एक्सेप्ट करते हैं, इजराइल की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, एज अ स्टेट एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाते हैं। अब ये क्या है? दैट इज प्योरली पॉलिटिकल डिसीजन, लेकिन इसके आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होंगे। क्या इफेक्ट्स होंगे? पॉजिटिव इफेक्ट्स आपके इंटरनेशनली होंगे, मतलब जो वेस्टर्न कम्युनिटीज हैं, जो अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी उनको एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, उनकी तरफ से आपको वेलकम किया जाएगा। जबकि डोमेस्टिकली आपकी जो पॉलिटिक्स है या आपकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं, एहतजाज हो सकता है, आपकी इकोनॉमी वीक हो सकती है, आपका पॉलिटिकल कैरियर जिसने भी ये डिसीजन लिया वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। सो ये चीज हमने बेसिकली पढ़नी है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमी कैसे एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज का दौर जो नेशन स्टेट्स का दौर है इस कदर एडवांस हो चुका है कि कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ली जाती जब तक आप उसके इकोनॉमिक रिपरकशन जेन में ना ला सकें, और इसी तरह कोई इकोनॉमिक डिसीजन तब तक नहीं लिया जाता जब तक आप उसकी पॉलिटिकल रिपरकशंस अपने जेन में ना रखें कि पॉलिटिकली हमें इसका क्या क्या नुकसानात या फायदे हो सकते हैं। तो होता क्या है कि अब पॉलिसी मेकिंग के लिए हमेशा इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स बैठकर काम करते हैं। इंडिविजुअली अकेले अकेले जब वो काम करेंगे, जो भी डिसीजन इस तरह अकेले अकेले लेंगे उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे और आपके लिए वो प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई, यहां तक अब आपको समझ आ गई। इसके बाद अब आप लोगों को मैं एक मिसाल भी देता हूं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की रियलिटी बेस्ड मिसाल आपको देता हूं।
यहां तक समझ आ गई है? एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज। ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, आपको दोबारा वो सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपके मजीद बातें, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज क्लियर होते जाएंगे, और मैं साथ साथ आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स देता रहूंगा। जैसे मैंने ईरान की मिसाल दी, जैसे मैंने उसकी इसराइल की मिसाल दी, तो इस तरह की मिसालें मैं साथ साथ देता रहूंगा। नहीं आ रही समझ? ठीक हो गया। जावेद साहब को तो समझ नहीं आई, बाकियों को आ रही है। दोबारा सुनिएगा, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, इसके ऊपर पढ़िएगा। फिर भी समझ ना आए जावेद साहब तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। कोई कॉन्सेप्ट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो तो आई एम ऑलवेज देयर, मैं आप लोगों को हेल्प आउट कर सकता हूँ। अच्छा, अब आते हैं इसकी जो रियल लाइफ, कहाँ से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इवॉल्व हुआ, कहाँ पे ज़रूरत पड़ी कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा। अब उस एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हुआ क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक इसको कहा जाता है, ओपीईसी। इसका जब राइज हुआ और उसके साथ साथ 1973 और 1974 में अरब कंट्रीज ने मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ऑयल एम्बार्गो लगाया। वेस्टर्न कंट्रीज की कुछ पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से, अब आई डोंट वांट टू गो इनटू दोज डिटेल्स, उनकी कोई पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से अरब कंट्रीज ने इकोनॉमिक डिसीजन लिया। और वो इकोनॉमिक डिसीजन क्या था कि हम लोग ऑयल सप्लाई नहीं करेंगे यूरोपियन कंट्रीज को। अब यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमीज बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थी ऑयल एंड गैस की सप्लाई के ऊपर। जब वो ऑयल एंड गैस की सप्लाई रुकी तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो उनको पता चला भाई कि हमने जब भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना है, हमने इकोनॉमिक रिटेलिएशन को ज़हन में रखना है कि अगला मुल्क, मतलब पॉलिटिकल डिसीजन के बदले में सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन ही नहीं आ सकता, पॉलिटिकल डिसीजन के बदले में इकोनॉमिक रिटेलिएशन भी आ सकती है। अगला मुल्क आपकी इकोनॉमी को वीकन करने की, तोड़ने मोड़ने की कोशिश कर सकता है। अब ये जो ऑयल एम्बार्गो लगाया था अरब कंट्रीज ने, उसकी वजह से हमें 5 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पता चलती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की। और वो 5 डायमेंशंस कौन कौन सी हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला डायमेंशन तो हमें यह पता चला, अब ये वो डोमेन्स और डायमेंशंस हैं जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं कि ये चीजें इसके अंदर आएंगी। सबसे पहली चीज वो ये है कि देयर इज पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक टूल्स इन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्लोगन्स का नाम नहीं होता, बल्कि आपकी जब इकोनॉमी इंटीग्रेटेड होती है तो आप इकोनॉमिक टूल्स को भी फॉरेन पॉलिसी में यूज कर सकते हैं। जैसा कि आजकल यूज होते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज होते हैं। कोई भी हम लोग डिसीजन लेने लगते हैं तो हमें FATF का वो ग्रे लिस्ट याद आ जाती है, वो इकोनॉमिक टूल्स हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी, ये होगा वो होगा। अब जब ये ओपेक ने, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने ये डिसीजन किया था, उसके बाद कोई कंट्री ये नहीं सोच सकता था कि हम लोग एक पॉलिटिकल डिसीजन लें और उसके इकोनॉमिक रिटेलिएशन या रिएक्शन को ज़हन में ना रखें। सो पहली चीज हमें ये पता चली इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में कि फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी एक बहुत बड़ा टूल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे नंबर पे हमेशा से यह तस्वर किया जाता था कि देयर इज अ क्लैश बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली डेवलपिंग नेशंस हैं और वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्टली डेवलप्ड कंट्री नेशंस हैं, जिसमें मोस्टली हम लोग यूरोप को और अमेरिका को, कनाडा, वो जो नॉर्दर्न साइड पे जो कंट्रीज हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ऑयल एम्बार्गो ने हमें ये शो करवाया, पहले ये तस्वर किया जाता था कि देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सोसाइटीज, लेकिन ऑयल एम्बार्गो के बाद पता चला कि देयर इज अ क्लैश बिटवीन सदर्न एंड नॉर्दर्न कंट्रीज एज वेल।
जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे वो मोस्टली हमारे जो है ना आपकी ट्रॉपिकल रीजन, जहां पे हम लोग ग्लोब को नॉर्थ में और साउथ में डिवाइड करते हैं, उसके नॉर्थ में मोस्टली डेवलप्ड नेशंस हैं और साउथ में मोस्टली डेवलपिंग नेशंस हैं। अब नॉर्थ में जितनी भी नेशंस हैं उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है। लेकिन साउथ में जो कंट्रीज हैं, साउथ में जो नेशंस हैं, उनके पास, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, जो साउथ में नेशंस हैं, अगर आपके पास इस वक्त आप ग्लोब ओपन कर लें या दुनिया का मैप ओपन कर लें, अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज और जो हमारा साउथ अमेरिका है, इन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल एंड गैस और मिनरल्स और गोल्ड और डायमंड्स और ये सारी चीजें, लेकिन टेक्नोलॉजिकली डिप्राइव्ड नेशंस हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई, जबकि जो नॉर्दर्न कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। तो हमें यह पता चला इस ऑयल एम्बार्गो से कि देयर इज अ क्लैश बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एज वेल, जिसमें साउथ ये समझता है, जो नीचे वाले गरीब डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ये समझते हैं कि नॉर्थ हमारे रिसोर्सेज की बेस पर तरक्की से तरक्की करता जा रहा है, जबकि हम रिसोर्सेज होने के बावजूद गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। सो देयर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एज वेल। ना सिर्फ इतना ही नहीं है कि ईस्ट वर्सेस वेस्ट के क्लैशेस सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि नॉर्थ एंड साउथ के जो है ना वो क्लैशेस भी एग्जिस्ट करते हैं। उसी में फिर वो आपकी वो है, उतनी डिटेल्स में मैं नहीं जाता, उसको मारेंगे गोली। फिर 4 चीजें हैं आपके सामने, मैं आपको बताता हूं। मैं यहां पे पहले बना लूं। ये जिंदगी में मैंने पहले कभी काम नहीं किया, लेकिन आज कर रहा हूं। अब आप लोगों को महल में ये इन्वर्स ही नजर आएगा, लेकिन आई जस्ट हैव टू मेक अ पॉइंट, और वो पॉइंट मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आप लोगों को ये सर्कल्स नजर आ रहे हैं, बल्कि आप लोगों को क्लियर नजर भी आ रहा है, ये सर्कल बीच में है, इसमें मैंने लिखा हुआ है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। हमें ये तो पता है, फर्ज करें ये पाकिस्तान है, हमें ये तो पता है कि डोमेस्टिकली हम जो पॉलिटिकल डिसीजन लेते हैं उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस होते हैं। मतलब हमने पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि 58(2)B हमने कैंसिल कर दिया, या हमने पॉलिटिकल डिसीजन लिया जी कि हमने 18th अमेंडमेंट को छेड़ा, ठीक है। अब उसके इकोनॉमिक रिपरकशंस क्या हो सकते हैं? एहतजाज हो सकते हैं, उसमें धरने हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है जिससे आपकी इकोनॉमी मुतासर होगी। तो हमें यह तो पता चला कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में देयर इज अ रिलेशन, लेकिन हमें यह भी ज़हन में रखना पड़ेगा कि ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, ये सब एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं हो सकता आप डोमेस्टिक डिसीजन लो, उसका इंटरनेशनल इकोनॉमी या पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ना हो। ऐसा नहीं हो सकता आप डोमेस्टिक इकोनॉमिक डिसीजन लो, उसका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इकोनॉमी के साथ कोई ताल्लुक ना हो। पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इकोनॉमी में कोई डिसीजन हो, उसका आपकी डोमेस्टिक स्फीयर के साथ कोई लिंक ना हो। सो ये चारों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। मैं डोमेस्टिकली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकता हूं विद इन पाकिस्तान जिसके इफेक्ट्स होंगे, लेकिन उसकी जो आप कह सकते हैं वेव्स हैं, उसके जो स्पिल ओवर इफेक्ट्स हैं, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और सिनेरियो में भी हमें नजर आएंगे।
एंड सेम हैपन्स डोमेस्टिकली इंटरनेशनली। अब ये मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना क्या क्या चाह रहा हूं, वो ये समझाना चाह रहा हूं, देर इज अ कंप्लेक्स इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एंड अमंग domestic politics and domestic economy, international politics and international economy। ये चारों चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ये हमें इस ऑयल एम्बार्गो से आइडिया हुआ। चौथे नंबर पे हमें पता चला एमएनसीज का रोल। एमएनसी किसे कहते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जो बैनुल अक़वामी आप कह लें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉरपोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, जिनके आउटलेट्स हैं इंटरनेशनल डिफरेंट ममालिक में। हमें इनके रोल का आइडिया हुआ। असूली तौर पर तसव्वुर यह किया जाता था, अब जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं ना, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक होम कंट्री और एक होस्ट कंट्री। होम कंट्री मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का वो होगा जहां पे इनके ऑपरेशनल हेड्स हैं, जहां पे इनका मेन काम किया जा रहा है या जहां से ये इवॉल्व हुई, वो उनका होम कंट्री तस्वर किया जाएगा। होस्ट कंट्री वो कंट्री है जहां पे ये परफॉर्म कर रही हैं, जहां पे इनकी आउटलेट्स हैं, जहां पे इनके आगे इंडस्ट्रीज इन्होंने लगाई हुई है, कुछ भी ये काम कर रही हैं। तो असूली तौर पर तस्वर ये किया जाता था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर बेसिकली एजेंट्स ऑफ होम कंट्रीज इन द होस्ट कंट्रीज। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल तस्वर कीजिए, खाड़ी पाकिस्तान का एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है तो ये छोटे लेवल का, लेकिन हम मिसाल के तौर पर ले लेते हैं। और खाड़ी का इस वक्त इंडिया के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, हम लोग कहते हैं जी 500 आउटलेट्स हैं। अब इस एपिसोड से पहले, ये जो ऑयल एम्बार्गो लगा, इससे पहले यह तस्वर किया जाता था कि खाड़ी को पाकिस्तान कभी भी किसी भी वक्त एज एन एजेंट यूज कर सकता है, इंडिया की किसी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डिसीजन को रिपल्स करने के लिए। कैसे एजेंट के तौर पर यूज करेगा? पाकिस्तानी अथॉरिटीज कहेंगे खाड़ी वालों को, जनाब आपके वहां पे 500 स्टोर हैं, पर स्टोर आपके पास 100 बंदा काम कर रहा है, दैट मींस तकरीबन आपके पास 500 × 100 5 लाख बंदे काम कर रहे हैं इंडिया के। आप फौरन अपने ऑपरेशंस क्लोज करने का अनाउंस कर दीजिए। जैसे ही ये होगा, 5 लाख बंदे एट दी स्पॉट जब रिजाइन का मतलब उनकी जॉब्स खत्म हो रही हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट के ऊपर, इंडिया की पॉलिटिक्स के ऊपर, इंडिया के लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा। और इंडिया जिस डिसीजन के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, इंडिया उस डिसीजन को रीथिंक करेगा। असूली तौर पर समझा यह जाता था कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इस तरह यूटिलाइज किया जा सकता है, इस तरह यूज किया जा सकता है, अपनी होम नेशंस के लिए वो एजेंट के तौर पर काम कर सकती हैं। लेकिन जब ऑयल एम्बार्गो लगा, बेसिकली अरब कंट्रीज के अंदर ऑयल के एक्सप्लोरेशन वेस्टर्न कंपनीज कर रही हैं, ऑयल को एक्सट्रैक्ट आउट करना वेस्टर्न कंपनीज कर रही हैं, ऑयल की रिफाइनिंग वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं, और ऑयल की डिसबर्समेंट आगे उसको पहुंचाना पूरे मुल्क में, वो भी वेस्टर्न कंट्रीज कर रहे हैं। अब ये 4 चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिर्फ पैसे ही अरब ले रहे हैं ना, अब ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कर रही थी, और तस्वर यह किया जाता था कि वो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपने होम कंट्रीज के लिए इन कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डालेंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां से साबित यह हुआ कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर कंसर्न्ड विद देयर ओन इन्वेस्टमेंट, दे आर कंसर्न्ड विद देयर ओन प्रॉफिट, दे आर कंसर्न्ड विद देयर ओन बेनिफिट, दे डू नॉट वर्क एज एजेंट फॉर होम कंट्री और होस्ट कंट्री, दे वर्क ऑन देयर ओन एजेंडास। सो हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को भी इसी डोमेन के अंदर पढ़ेंगे, उनके क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या मामलात होते हैं। और फिर 5वीं चीज जो हमें डायमेंशन जो इसकी पता चली, जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम चीज पढ़ेंगे, वो ये था कि हम इस तरह का एक निजाम लेकर आए, इस तरह का एक इंटरनेशनल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जहां पे जो फ्लो ऑफ पेमेंट है, जहां पे जो मॉनेटरी फ्लो है, जो पैसों की जो लेन देन है, वो एक ग्लोबलाइज्ड सिस्टम हो जाए, उसमें हर कंट्री एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो। ऐसा ना हो कि एक मुल्क ने दूसरे मुल्क को अगर पैसे नहीं दिए तो वो सिर्फ उन 2 ममालिक का आपस का झगड़ा समझा जाए, बल्कि उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो, और ऐसा कोई भी ना करे।
तो एक मूवमेंट इनिशिएट की गई कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, जिसमें इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन बेसिकली उसको आप कह सकते हो, जिसमें इकोनॉमी किसी एक मुल्क का या चंक ऑफ नेशंस का जो है वो सब्जेक्ट नहीं रह जाएगा, बल्कि वो पूरी दुनिया का सब्जेक्ट तस्वर किया जाएगा। तो इसी वजह से इंक्रीजिंगली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स वर टू बी सीन एज ग्लोबल, नॉट जस्ट नेशनल। आज हमें आईएमएफ क्यों कर्जे देता है, हमें बैंकरप्ट क्यों नहीं होने देता? बिकॉज अगर हम बैंकरप्ट होते हैं तो वो जिस तरह कहते हैं ना कि मैं बढ़िया लोगों ने पैसे देने ने, अगर मैं ही कहीं से गायब हो जाऊंगा तो वो सारी पेमेंट्स फंस जाएंगी। जनरल मिसाल दे रहा हूं। तो बेसिकली इंटरनेशनल इकोनॉमिक फ्लो को एक ग्लोबलाइज्ड सिस्टम बनाने की तरफ तवज्जो दी गई, ताकि इंडिविजुअल नेशंस कोई डिसीजन लेकर दूसरे इंडिविजुअल नेशंस को परेशान ना कर सके। अगर वो इस तरह का कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए डिसीजन होगा और सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जो कि कोई भी होने नहीं देगा। ये 5 डायमेंशंस हैं, 5 डोमेन्स हैं जो हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ते हैं। पहली, इकोनॉमी कैन बी यूज्ड एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल। दूसरी, देयर इज a conflict between not only east and west but north and south as well. तीसरे नंबर पे there is a dependence between domestic politics and domestic economy and international politics and international economy. ये चारों आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। चौथे नंबर पे हमने देखा कि कैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस अपना रोल प्ले करती हैं और वो अपने फायदे के लिए जस्ट अपने कंसर्न्स के लिए काम करती हैं। और आखिरी नंबर पे हमने ये देखा कि कैसे एक इनिशिएटिव लिया गया कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। इसके बाद आगे मैं मजीद कुछ चीजें आपको बताता हूं। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? 5 डोमेन्स आप लोगों को क्लियर हो गए? ओए समझ आ गई जे? कित्थे टुर गए हो? ओए मिस यू यारा सारे। आप लोगों के कमेंट्स नहीं आ रहे। ठीक हो गया। जो नए लोग आए हैं, आप लोग ये स्ट्रीम शेयर कर दीजिए अगर कहीं पे आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली ब्रेटन वुड्स और वो सारे मामला बातें इंट्रोड्यूस करवाए गए। जब ये सब बातें सारी आपको पता है, एवं मासूम बनते हैं आप। शुरू शुरू में आप कह रहे थे समझ नहीं आ रही, विचलियां गल्लां तो सारियां पता ने, मुझे अब समझ आ गई है। अच्छा जी, बेसिकली जो डेवलपमेंट हुई इस डोमेन की, इस फील्ड ऑफ नॉलेज की, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की 1970s में और 1980s में, वो एक एनालिसिस के ऊपर, उस दौर के एनालिसिस के ऊपर उसको बेस किया गया। एक बुक लिखी गई उस दौर में, उसका नाम था द पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस या द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इन दोनों नामों से इसके ऊपर रिसर्च की गई। मेन गोल यही था कि इंट्रैक्शन देखा जाए, कैसे इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में, नेशन स्टेट्स के बीच में एक आपस में इंट्रैक्शन है, कैसे वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशंस को इफेक्ट करती है और कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट जब आप इसे पढ़ेंगे, एज अ
फील्ड जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसकी सब फील्ड्स क्या हैं, जैसे बायोलॉजी की सब फील्ड्स हैं बॉटनी और जुआलॉजी, और आगे उनको फर्दर डाइसेक्ट किया गया है, डिफरेंट फील्ड्स में डिवाइड किया गया है। इसी तरह इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें पढ़ी जाएंगी। मेन जो इसमें चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे, सबसे पहली चीज होगी इंटरनेशनल ट्रेड। क्यों इंटरनेशनल ट्रेड, क्यों? बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड में कौन सी चीज इंपोर्ट की जा रही है और किस मिकदार में इंपोर्ट की जा रही है, कौन सी चीज एक्सपोर्ट की जा रही है और किस हद तक एक्सपोर्ट की जा रही है, सारी चीजें ना, ये हालांकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं, लेकिन इनके पॉलिटिकल रिपरकशंस होते हैं। आप ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है और पाकिस्तान इसलिए नए F-16 नहीं ले सकता। पाकिस्तान अपने पैसे जोड़ जाड़ के, जैसे हम लोग कमेटी डालते हैं, उसका कमेटी डाल के पाकिस्तान चाहे तो F-16 ले सकता है, लेकिन F-16 देने वालों ने यह देखना है कि उसका इस रीजन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। कितनी चीजें आप इंपोर्ट कर रहे हो और किस किस्म की इंपोर्ट कर रहे हो, टाइप एंड देयर साइज, ये भी मेंशन करता है। एक्सपोर्ट क्या कर रहे हो और उसका कितना कहां वो जाना है और उसकी यूटिलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड चीजें, लेकिन इनका पॉलिटिक्स से भी लिंक है। इसी तरह इंटरनेशनल फाइनेंस जो है, एक हो गया इंटरनेशनल ट्रेड, इसी तरह इंटरनेशनल फाइनेंस है। फाइनेंस में आपकी वो आ जाती हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इसी तरह जो रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एशियाई तरक्कियाती बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसी तरह अरब्स के कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं। ये सारी चीजें इंटरनेशनल फाइनेंस में आ जाती हैं। अब अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस चाहें तो पाकिस्तान को अनलिमिटेड कर्जा भी दे सकते हैं। मतलब वी नीड, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, हमें $20 अरब चाहिए, तो IMF के लिए $20 अरब देना इज नॉट अ बिग डील, लेकिन वो नहीं देंगे, यकमुश्त नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो उसके ऊपर नजर रखेंगे, उसके साथ कुछ शराइत रखेंगे, आप टैक्स बढ़ाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब फाइनेंसेस जहां पे इन्वॉल्व होंगे, वहां पे ये देखा जाएगा कि उस रीजन की पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सिचुएशन कैसे चेंज होती है। ये देखा जाएगा कि कितना कर्ज इसको दिया जाए कि ये इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट ना हो जाए। फिर यह भी देखा जाएगा कि जो पैसे दिए गए, वर्ल्ड बैंक ने जो पैसे देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे लग सकते हैं। IMF ने जो पैसे देने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इकोनॉमी में, यानी कि जहां पे आपको वो डेफिसिट है आपके पैसों का, वहां पे लग सकते हैं। तो वो सही जगह पे लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। इंटरनेशनल फाइनेंस ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के डोमेन में आता है, इसको भी हम उसी फील्ड में पढ़ते हैं। फिर इसी तरह जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस किया, नॉर्थ और साउथ के रिलेशंस। हमेशा से ये तसव्वुर किया जाता था कि जो हैं, अल्लाह आपका भला करे, मेन क्लैशेस जो हैं, मेन सिविलाइजेशनल क्लैशेस जो हैं, दे एग्जिस्ट बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन अब हमें जाके ये पता चलता है कि देयर इज अ स्ट्रेन ऑफ रिलेशंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ एज वेल। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो साउथ में एग्जिस्ट करते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज नॉर्थ में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स देखें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब USSR एक ग्लोबल पावर थी और अमेरिका दूसरी ग्लोबल पावर थी, तो ये दोनों कंट्रीज इन गरीब ममालिक को अपने वो जो चेस में मोहरे होते हैं उन मोहरों के तौर पर यूज करते थे। चेकबुक एंड चेस बोर्ड पॉलिसीज को कहते हैं। चेकबुक क्या? पैसे दिए, और चेस बोर्ड यानी कि ग्लोबल पॉलिटिक्स पे जहां पे उस मुल्क को रखना चाहा वहां पे रख दिया। दैट इज व्हाट पाकिस्तान डिड इन कोल्ड वॉर। हमने अमेरिका का साथ दिया, हमने रशियन इन्वेजन को रोका, रशिया की डिसइंटीग्रेशन में हमारा रोल था। तो वो बेसिकली था क्या कि एक डेवलपिंग कंट्रीज को पैसे देकर उससे अपने काम निकलवाए। डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं की USSR के साथ, डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन नहीं की। तो ये जो हम नॉर्थ और साउथ के रिलेशंस पढ़ेंगे, इनके रिलेशंस में जो डेवलपमेंट हो रही है, जो
साउथ को डिपेंडेंट रखकर नॉर्थ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और साउथ कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। ये इसी तरह है, मेरे पास मेरे घर के नीचे सोने की कान हो पूरी, ठीक है, और मुझे कोई कहे जी कि मैं तुम्हें 500 रुपया डेली का दूंगा, मुझे उसमें से निकालने दो सोना, और मैं इसी में खुश हो जाऊं कि चलो ठीक है जी, मुझे 500 मिल रहा है, मैं चिल करता हूं। मेरे हालात वैसे के वैसे रहेंगे, जो सोना निकाल रहा होगा वो इंजॉय करेगा, चिल करेगा, क्योंकि उसके पास एक्सपर्टीज है उस सोने को निकालने की। लेकिन रिलेशनशिप में जो भी हम चीजें पढ़ेंगे वो इसी में आएंगी। फिर मल्टीनेशनल कंपनीज को हम जब पढ़ेंगे, इनके रोल को, इनकी अंडरस्टैंडिंग को, इनकी जॉब प्रोविजन को, इनका किसी मुल्क की इकोनॉमी को प्रमोट करने को, इनका किसी मुल्क में पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होने को, ये सारी चीजें भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में पढ़ेंगे। इसी तरह एक थ्योरी है, उसको कहते हैं द थ्योरी ऑफ हेजमोनिक स्टेबिलिटी। हेजमोन बोलते हैं चौधरी को, वडेरे को, सरदार को। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि दुनिया का सिस्टम अच्छा चलेगा अगर दुनिया में एक चौधरी, एक हेजमोन मौजूद हो, तो जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को क्या उसे कहते हैं, गाइड कर सके, उसको ऑर्गेनाइज कर सके, उसको लीड कर सके। ये थ्योरी है हेजमोनिक स्टेबिलिटी की, कि जब तक इस तरह का कोई हेजमोन एग्जिस्ट करेगा, इस तरह का कोई चौधरी, कोई वडेरा एग्जिस्ट करेगा, तब तक इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम स्मूथली रन करता रहेगा। लेकिन इट इज जस्ट अ थ्योरी, इट इज नॉट समथिंग प्रैक्टिकल। तो इस थ्योरी को अब फिर जब इस तरह की कोई थ्योरी अप्लाई की जाएगी, इस तरह की थ्योरी के कोई रिजल्ट्स देखने होंगे, तो ऑब्वियसली हर थ्योरी के कुछ पॉजिटिविटीज होती हैं, कुछ नेगेटिविटीज होती हैं। तो इस हेजमनी की प्रॉब्लम्स को रीड करने के लिए भी हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की किताब खोलेंगे, इसको पढ़ने के लिए भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द ग्लोबलाइजेशन, दैट ऑल्सो कम्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी सारी चीजें भी अगर हमने रीड करनी है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो बेसिकली आपका जो पेरेंट फील्ड है, आपका जो पेरेंट क्या उसे कहते हैं डिसिप्लिन है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ही होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स थी जो मैंने चाहा कि आपको पता होनी चाहिए, और आपको अगर कोई इस तरह का टॉपिक आ जाता है तो आप वहां पे डिलीवर कर सकें। थोड़ा सा है कॉम्प्लिकेटेड सा, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होता है। हमारा एमफिल में ये पूरा सब्जेक्ट था एक, तो उसमें तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली उस तरह डिटेल में आपको ना ज़रूरत है, ना आप डिटेल में इतना अपने पेपर में लिखना है, लेकिन चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ कोट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे आई एम नॉट वेरी गुड एट इकोनॉमिक थिंग्स, लेकिन फिर भी कोशिश की जा सकती है। हाँ जी, कोई सवालात नहीं है? टफ है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मुश्किल तो है, देयर इज नो डाउट, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं है, इसको रीड आउट कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहां पे चीज़ें समझा दूंगा। ये इस सवाल की मुझे आज तक नहीं समझ आई, पेपर में ये किस सिनेरियो में आ सकता है क्वेश्चन। नो वन नोज पेपर में क्या आएगा और कैसे आएगा। यू शुड हैव नॉलेज, यू शुड हैव इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को आपने मोल्ड कैसे करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे आपने पुट अप करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हाँ, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्या? सीएसएस और पीएमएस में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट नहीं होती। जी, मैंने मेडिकल भी पढ़ा हुआ है, और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ पॉलिटिकल साइंस में, और एमफिल किया हुआ है आईआर में।
कोई टॉपिक बना के बता सकते हैं? नहीं जी, मैं नहीं बता सकता। मेरी कोशिश होगी इस महीने के एंड पे आप लोगों के लिए मॉक एग्जाम जो है ना वो अरेंज करूं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी और जो कंपल्सरीज हैं उनके लिए भी, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा जी। मर्केंटलिज्म इसी में आएगा, इसी की थीरीज में से आप उसे तस्वर कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जी बिल्कुल रोल डिफरेंट है। हाउ कैन वी इम्प्रूव साउथ साइड ऑफ द वर्ल्ड, इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है एंड इट हैज टू गो द वे इट इज गोइंग। ये एक विशियस साइकिल है, उनको अगर आपने ठीक कर दिया तो फिर आपकी अय्याशी खत्म हो जाएगी ना। आईएमएफ के फंड्स जो हैं वो विद रेस्ट्रिक्शंस एंड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विद इस तरह की चीजें आते हैं वो। थैंक यू फैसल साहब। What about the subsidies provided by government to corporations which are sometimes objected by foreign states? बिल्कुल, वो आपके लोकल पॉलिटिक देखें, आपके वो लोकल इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जिनके ऊपर फॉरेन स्टेट्स का ऑब्जेक्शन इज अ पॉलिटिकल डिसीजन। तो यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये आपस में चीजें लिंक्ड हैं। मैंने पीएचडी नहीं की हुई, पीएचडी करने का मूड है सही, लेकिन शायद बाहर जाके कर लूं अगर मैं बाहर चला गया तो। इकोनॉमिक लिबरलिज्म भी इसी में आएगा। आईएमएफ लॉ कैन बी यूज्ड ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, ये मैं बता चुका हूं। पॉलिसी होती है ना, अब मैं यहाँ पे लोन देना शुरू करूँ, मैं बोलूँ जी कि आपने ये लोन, इस लोन से आप दुकान नहीं बना सकते, इस लोन से आप अपना घर सिर्फ बना सकते हैं, तो यू आर बाउंड टू डू दैट बिकॉज आपने वो मेरे से पैसे लिए हुए हैं और आप मेरी बात मानने के पाबंद होंगे। अगर आप उसको हेल्थ एंड एजुकेशन पे यूज करेंगे और जिस चीज के लिए आपने लिया था वहां पे आपने वो पैसे नहीं लगाए, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा वो जो चीज थी। फॉर एग्जांपल आपको अपनी अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करना था, उसको कम करना था, और वो मैनेज नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा जी कि आपने वो पैसे कहीं और लगा दिए। चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं परसों इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।